बच्चों, हमने प्रेरित आवेश के बारे में बात की, प्रेरित धारा के बारे में बात की, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बात की। उसी श्रृंखला में हम एक और बात कर रहे हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र की, जिसे अंग्रेजी में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कंडक्टर लिया हुआ है, ये कंडक्टर है, और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी अंदर की ओर है। महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, जब इस चालक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो चुंबकीय फ्लक्स जो कि बी के कारण है, जब बी इसमें समय के साथ बदलता है, इसमें बी बदल रहा हो, तो हम देखते हैं कि बी के बदलने के कारण चालक में धारा बहने लगती है। और जाहिर है कि अगर चालक में धारा बह रही है तो इस बात का अर्थ है कि चालक में विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए। बिना विद्युत क्षेत्र के चालक में धारा संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब बी समय के साथ परिवर्तित होता है, ये जो बी है ये टाइम वेराइंग है। जो बी है ये टाइम वेराइंग है, समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है। अब तो हमको यहाँ धारा देखने को मिली, इस बात का अर्थ ये हुआ कि टाइम वेराइंग मतलब समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बच्चों, दोबारा से फिर से बोल रहा हूं बात को, कि समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस विद्युत क्षेत्र से थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो आप पढ़ के आए हैं स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तुलना में। तो एक तो हो गया बच्चों आपके सामने स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, और एक आपके सामने हो गया समय के साथ बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पहला है वो तो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज के कारण, और जो दूसरा है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपनी जो चर्चा यहां चल रही है ना, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर चल रही है। ओके, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, असंरक्षी। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब समझ रहे हैं आप, कि एक बंद चक्र में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर बंद चक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं है। बंद चक्र में इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं है। ये मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा F इक्वल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला यहाँ भी मान्य है, तो मैं यहाँ इस बात को ऐसे भी लिख सकता था कि F डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य बंद चक्र में। ये साइन बंद चक्र का है, बंद चक्र में इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य वो यहाँ जीरो नहीं है। वो कितना है यहां पर अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू होती है Q इंटू EMF। बच्चों नोटिस करिएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा बंद चक्र में किया गया कार्य, और वो बराबर होता है बच्चों Q इंटू उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के, Q इंटू प्रेरित विद्युत वाहक बल के। और Q
F में Q का भाग लगेगा तो E बन जाएगा। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों। ये कौन सा ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो कि बराबर किसके होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी के। ये क्षेत्र, अच्छा एक और पॉइंट, ये ऐसे क्षेत्र के लिए विद्युत विभव परिभाषित नहीं होता। जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आए हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषित है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषित नहीं है। ये क्षेत्र स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से भिन्न है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये क्षेत्र समय के साथ बदल सकता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। सममिति में अगर सिमेट्रिक है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, E डॉट डी एल का इंटीग्रल करूंगा तो डी एल भी इधर की तरफ ही रहेगा और E भी इधर की तरफ ही रहेगा, तो E डी एल हो जाएगा ये, और E बाहर आ जाएगा। सब जगह E एक जैसा है क्योंकि सब दूरी यहाँ बराबर बराबर है यहाँ से, तो E की वैल्यू सब जगह सेम होगी। तो E इंटीग्रेशन से अगर बाहर आ गया तो क्लोज लूप के लिए DL ये पूरी लेंथ हो जाएगी जिसमें धारा बह रही है। तो E डी एल इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हम जानते ही हैं A इंटू बी, तो A इंटू बी की अवस्था में ये A इंटू डी बी बाई डी टी हो जाएगा। L है लेंथ ऑफ क्लोज लूप, A है एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ए वो एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और प्रेरित इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्रेरित धारा की दिशा में होगी। बच्चों बहुत सिंपल सी बात, यहाँ पर मान लीजिए B टाइम के साथ बढ़ रहा है, मैंने यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो जिस डायरेक्शन में लिया है वो ये मानते हुए लिया है कि B यहाँ पर बढ़ रहा है। अब सोचिए अगर B यहाँ बढ़ रहा है तो प्रेरित विद्युत धारा क्या चाहेगी कि B घटे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति B के बढ़ने के कारण हुई और वो उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो B के बढ़ने से उसकी उत्पत्ति हुई तो वो B को कम करना चाहेगी। तो B को कम करने के लिए धारा B के इस तरीके से बहेगी कि उसका खुद का क्षेत्र B के अपोजिट पैदा हो जाए, तो उसके लिए धारा एंटी क्लॉकवाइज बहने लगेगी। उसकी वजह से उसका खुद का क्षेत्र बाहर आएगा जो B को कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो ऐसे ही होगी, ये आई। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रेरित इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्रेरित धारा की दिशा में होगी। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पर B बढ़ने के बजाय घट रहा होता, अगर B वीक हो रहा होता तो उस स्थिति में हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देते। बच्चों अगर यहाँ पर B घट रहा होता तो बच्चों इस कंडक्टर में धारा ऐसे होती और फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होता। तो यहां फिर उस केस में इंड्यूस्ड करंट, लेकिन तब जब B कारण I की उत्पत्ति B के परिवर्तन के कारण B घट रहा है, तो I कहेगी घट क्यों रहे हो, घटो मत, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। बढ़ाने की कोशिश करने के लिए खुद जो क्षेत्र उत्पन्न करेगी वो B के सपोर्ट में उत्पन्न करेगी। B अंदर की तरफ है तो धारा क्लॉकवाइज बहेगी, क्लॉकवाइज धारा क्षेत्र भी अंदर की तरफ ही मिलेगा। तो ये कहानी है बच्चों प्रेरित विद्युत क्षेत्र की। तो महत्वपूर्ण पॉइंट एक बार रिपीट कर दूं आपको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह संरक्षी नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो संरक्षी है। उसमें बंद चक्र में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यहां शून्य नहीं होता है। यहां पर बंद चक्र में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आवेश और उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैंने लिया है। यह एक सिलेंड्रिकल सॉलिड कंडक्टर है, बेलनाकार ठोस चालक, बेलनाकार
ठोस चालक की बात हम कर रहे हैं इस तरीके से, और ये उसका अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन। और आर इसकी रेडियस है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अब यहां पर जो बी है वो अल्फा की दर से बढ़ रहा है, dv बाई dt बराबर अल्फा है प्लस अल्फा, यानी अल्फा की दर से बी बढ़ रहा है। तो बच्चों अल्फा की दर से बी बढ़ने के कारण यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। तो सवाल यह है कि वो जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका केंद्र से दूरी r है बिंदु O से, यानी यहां से रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन त्रिज्यीय दूरी। तो बिंदु R बिंदु O से त्रिज्यीय दूरी है, तो E का त्रिज्यीय दूरी के साथ कैसा परिवर्तन होगा, ये अपने को देखना है इस सवाल में। तो सवाल यह है हमारा, E का परिमाण त्रिज्यीय दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये अपने को चेक करना है। तो अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। पहला स्टेप हमने लिया है कि अगर बिंदु अंदर की तरफ है, क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ है, तो पहला पॉइंट, इफ r इज लेस देन r का मान कैपिटल R की तुलना में छोटा हो, तो छोटा हो तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, मतलब ये r है और r कहीं यहां पर है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास जो बेसिक लॉ है EL बराबर A इंटू dv बाई dt। E लूप की लंबाई, ये लूप की लंबाई, लूप यहां लिया हमने 2 पाई r, ये 2 पाई r। ए वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। यहां जो, जब हम इस लूप की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक जो एरिया आएगा वो सिर्फ यही वाला एरिया आएगा, ये वाला। उस लूप से परिबद्ध फ्लक्स निकालना है ना, जब लूप से परिबद्ध फ्लक्स निकालेंगे तो लूप से परिबद्ध एरिया ही लेंगे। तो ये परिबद्ध एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू dv बाई dt। ई का मान आ गया ये, यानी यही समानुपाती हो गया आर के। अब अगर हम ई आर ग्रेटर देन आर लें, बाहर की तरफ आ जाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र तो यही है केवल। तो लूप भले ही ये वाला है, तो लूप ये है तो लंबाई तो 2 पाई आर हो गई, पर एरिया की जगह जो आएगा, ये एरिया कौन सा वाला एरिया है जिसमें से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तित हो रहा है, तो लूप भले ही इतने एरिया का है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स तो केवल इतने ही क्षेत्र में है। तो जब इतने ही क्षेत्र में तो एरिया भी इतना ही लेंगे, और ये दूरी तो r के बराबर है। तो एरिया क्या लेना है यहां पर, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू dv बाई dt। dv बाई dt का मान अल्फा के बराबर ही है, तो ये आ गया E व्युत्क्रमानुपाती R। तो इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा कि E का R के साथ कैसा परिवर्तन होगा। केंद्र से जब हम यहां सतह तक आएंगे तो समानुपातिक, फिर उसके बाद व्युत्क्रमानुपातिक। तो E समानुपाती R, E व्युत्क्रमानुपाती R। कहने का मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा हमको, सरफेस पर। सरफेस पर कितना मिलेगा बच्चों अपने को मैग्नेटिक फील्ड, R अल्फा बाई 2। ये हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों, यहां पर मैंने कुछ केसेस लिए हैं, बट इन सभी केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। 1 बाय 1 एक अपन चर्चा करते हैं इनके ऊपर। पहला केस, जो कंडक्टिंग लूप है वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, और धारा ऊर्ध्वाधर रेखा पर बह रही है। बच्चों अगर आई समय के साथ बढ़ती है तो यहां पर इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी, इस लूप में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी, ये प्रेरित धारा है। तो इस लूप में प्रेरित धारा का मान 0 होगा। कारण बिल्कुल सिंपल है बच्चों,
इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस लूप के तल में ही होगा, ऐसे। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। लूप के तल में ही होगा। तो यहाँ लूप से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जीरो रहेगा। जब फ्लक्स ही जीरो रहेगा तो चाहे धारा घटे या बढ़े, फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो कोई प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी नहीं। ये जो बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, बट वो सारे सर्कल्स इसी क्षैतिज तल में होंगे। ये एक सोलेनॉइड है, परिनलिका, और इसके अंदर से एक वायर जा रहा है। अब इस वायर के कारण और परिनलिका में जो कंडक्टिंग लूप है, तो ऐसा समझिए और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दें तो हम कहेंगे नो डिफ्लेक्शन। इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर आई बढ़ भी रही है तो। कारण बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, ये सब कंडक्टिंग लूप्स हैं, तो कंडक्टिंग लूप तो है ये, और इस धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो लूप के तल में ही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो हो गया बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टिंग लूप। तो अगेन इससे गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो गया, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, सबसे जीरो जीरो रहेगा। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चाहिए बढ़े या घटे। इस केस में हमने एक मैग्नेट ली, एक कंडक्टिंग लूप लिया, इसको भी v स्पीड से दाएं और इसको भी v स्पीड से दाएं और शिफ्ट किया, फिर से I का मान जीरो रहेगा, इसमें प्रेरित धारा जीरो होगी। यहाँ फाई तो जीरो नहीं है, बट इस केस में डी फाई बाई डी टी जीरो है। ध्यान देने की बात है, फाई जीरो नहीं है, फ्लक्स तो गुजरेगा इससे, लेकिन उस फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा। बिना प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रेरित धारा नहीं होती। इस कुंडली में धारा है, इसमें नहीं है। इसको V से दाईं ओर और इसको भी V से दाईं ओर ले गए, इनमें कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो अगेन इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो तो नहीं है, परंतु उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर हमने इस लूप को शिफ्ट नहीं किया, ऐसे घुमाया, घुमाने से इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो गुजरेगा नहीं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं। तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं तो फिर उस केस में भी कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी। समझ में आई बात बच्चों? तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर EMI चाहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चाहते हो, तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए, या फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। नो EMI कब? जब या तो हमेशा गुजरने वाला फ्लक्स शून्य ही बना रहे या फिर नियत बना रहे। अगर फ्लक्स नहीं है कभी भी तो भी नो EMI। फ्लक्स है परंतु परिवर्तन नहीं है तो भी नो EMI। तो यहां पर इस केस में फ्लक्स नहीं है, यहां पर फ्लक्स नहीं है, यहां फ्लक्स है बट नियत है।
यहां भी फ्लक्स है बट नियत है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों हम बात कर रहे हैं नो ईएमआई केसेस पर, तो उसी सीरीज में मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये लूप v स्पीड से आगे बढ़ रहा, बट ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो फाई तो जीरो होगा नहीं, इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स तो शून्य होगा नहीं, तो फाई नियत है, तो डी फाई बाई डी टी ज़ीरो है, और डी फाई बाई डी टी ज़ीरो है तो फिर ईएमआई का सवाल ही नहीं है। ईएमआई होने के लिए लूप से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन ज़रूरी है, तो यहाँ पर कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। अब थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। हमने यहां पर एक रिंग ली, कंडक्टिंग रिंग, और हमने इस रिंग को अपनी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट घुमाया। ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस है बच्चों, और इस एक्सिस के अबाउट कैसे घुमाया? ऐसे नहीं, ऐसे घुमाया। ऐसे घुमाना अलग बात होगी, वो बाद में चर्चा करें। ऐसे घुमाया, तो ऐसे घुमाने से इससे गुजरने वाले फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर से इसमें प्रेरित धारा का मान 0 हो गया। यहां पर आते जरा, इसमें धारा नहीं है, इसमें है, तो इसका जो फील्ड होएगा वो ऐसे पैदा होएगा, जो कि उसके तल में होएगा, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो गया। तो यहां भी इसमें प्रेरित धारा नहीं होगी। ये सब नो ईएमआई केसेस हैं बच्चों। ओके, एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है बच्चों। देखिए इस केस में क्या होगा, दो कॉइल्स हैं, दोनों की एक्सिस सेम है, और दोनों में धारा आई बह रही है समान दिशा में। अब हमने क्या किया, एक बार दोनों को नजदीक लेके आए और एक बार दोनों को दूर किया। तो इससे ए और बी में बहने वाली जो धारा है उस पर प्रभाव देखना है कि वो घटेगी अथवा बढ़ेगी, ऐसा अपने को देखना है। अब बच्चों बात को समझिएगा, अभी क्या हो रहा है, इस कुंडली का इधर वाला फेस नॉर्थ की तरफ और ये वाला फेस साउथ की तरफ, ऐसे इसका भी इधर नॉर्थ इधर साउथ, सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट। तो ये लूप भी, ये कुंडली भी नॉर्थ साउथ, ये कुंडली भी नॉर्थ साउथ की तरफ व्यवहार करेगी। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब हम इनको पास में लेके आएंगे, तो पास में लाने का मतलब क्या है कि नॉर्थ और साउथ पास आ गए, तो नॉर्थ और साउथ को हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनके बीच में। नॉर्थ और साउथ के पास आने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो प्रेरित विद्युत धारा क्या चाहेगी कि इस अट्रैक्शन को कम करो, और कम करने के लिए दोनों में धारा का मान घट जाएगा। ये तो हो गया एक केस। जब हम इन दोनों को दूर ले जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ दूर हो जाएंगे। नॉर्थ और साउथ दूर होने से उनमें अट्रैक्शन घट जाएगा, तो प्रेरित विद्युत धारा उस अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहेगी। बढ़ाने के लिए दोनों में धारा वृद्धि होगी, दोनों में धारा ग्रोथ हो जाएगी। अब जरा इस पे आते हैं, इसमें और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है। जब मैं कुंडली को ऐसे बनाऊं, इसका मतलब इधर से देख रहे, और जब मैं कुंडली को ऐसे बनाऊं, इसका मतलब इधर से देख रहे हैं।
ये फर्क है। फोटो देखो ध्यान से, इसमें यहाँ छिपा रखा है, यहाँ बना रखा है, इसमें यहाँ छिपा रखा है, यहाँ बना रखा है ना। तो वो रूल याद रखिएगा, फोटो से तुरंत समझ में आ जाता है कि हम किधर से देख रहे हैं। तो इसमें भी हम यहाँ से देख रहे हैं, इसमें भी हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यानी इधर से ही देख रहे हैं, इधर से ही देख रहे हैं। अब देखिए पहला केस, दोनों को नजदीक लाया, नॉर्थ और नॉर्थ नजदीक आए तो उनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत धारा क्या चाहेगी कि प्रतिकर्षण कम हो जाए। प्रतिकर्षण कम करने के लिए क्या होना चाहिए, धारा कम हो जानी चाहिए। धारा का नॉर्थ और दोनों को हम क्लोज लेके आए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, तो एक नया एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, बहुत ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल है बच्चों ये। इसमें दो कुंडलियां हैं, पहला केस, दो केस हैं, एक बार दोनों में धारा समान दिशा में बह रही है और एक बार दोनों में धारा विपरीत दिशा में बह रही है। इस केस में हम दोनों कॉइल्स को नजदीक में लेके आए हैं, फिर दूर ले गए, ऐसे ही वहां भी हमने किया। और इस घटना का प्रभाव, इनको पास लाने और दूर ले जाने का जो प्रभाव है वो हमें इनमें बहने वाली धारा की वैल्यूज पर देखना है कि वो घटेंगी या बढ़ेंगी। ये चीज अपने को नोटिस करनी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, समझिएगा बात को। पहला केस, हम दोनों को नजदीक लेके आए। बच्चों बात समझो, इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इसका मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड। और जब हम इसको इसके नज़दीक लेके आएंगे, इसको इसके नज़दीक लेके आएंगे, तो इसके कारण इसे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित धारा क्या चाहेगी, उस फ्लक्स को कम करना चाहेगी। तो इसलिए प्रेरित धारा इसके विपरीत बहेगी और वो ओवरऑल टोटल धारा को कम कर देगी, तो धारा घट जाएगी। तो इस केस में धारा घटेगी। अब दूसरा केस, हम दोनों को दूर, ये मोशन हम दोनों को दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाने से क्या होगा बच्चों कि इसकी वजह से इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो घट रहा है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित धारा उसको बढ़ाना चाहेगी। तो प्रेरित धारा बढ़ाना चाहेगी तो इसकी दिशा में ही बहेगी, इसकी दिशा में ही बहेगी, तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ करंट बढ़ गई दोनों में, इसमें बढ़ेगी तो उसमें भी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंगली। वैसे ही समझा सकते हैं उस बात को। अब यहां पर दोनों कुंडलियों में धारा विपरीत दिशा में बह रही है, दोनों कुंडलियों में धारा विपरीत दिशा में बही, तो इसका प्रभाव क्या हुआ। और फिर हम इसको पास लेके आए। अब देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। जब ये कॉइल इसके पास जाएगी तो इसके पास जाने से इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा, बढ़ेगा नहीं। कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड दाईं ओर है, उसका बाईं ओर है, तो दाईं ओर वाला जब बाईं ओर वाले से जाके मिलेगा तो उसके प्रभाव को घटाएगा ना। तो इस कुंडली के इसके पास जाने से इससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित धारा उसे बढ़ाना चाहेगी, तो आई की दिशा में फिर और नई करंट पैदा होगी, तो आई बढ़ जाएगी। सेम कहानी इसके साथ, तो यहां आई बढ़ेगी। अब अगले केस में चलते हैं। अगर हम दोनों को दूर लेके जाएं तो अब क्या होगा, दूर ले जा रहे हैं, इसका फील्ड है दाईं ओर, इसका फील्ड है बाईं ओर। जब हम इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो घटाने वाला प्रभाव पैदा कर रहा था, यहां देखो, ये वाला फील्ड जब इससे मिलेगा तो ओवरऑल फील्ड तो वीक हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन कम है। जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो इसका प्रभाव यहां कम हो जाएगा। इसका प्रभाव कम होने के कारण फ्लक्स में जितनी कमी आ रही थी उतनी नहीं आ पाएगी, यानी एक तरीके से इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब ये नजदीक है तब फ्लक्स कम है, जब ये ज्यादा दूर है तो फ्लक्स ज्यादा है उसमें से, क्योंकि इसका प्रभाव कम हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव है ना इसका। तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए से मान लो ये 100 किलो, ये 50 किलो, इसको नजदीक लाते हो तो इसको नजदीक लाने से ये 100 किलो घटकर कम रह गया क्योंकि नेगेटिव है। इसको दूर ले जाने से 100 किलो
थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझ ले एक बार। पहला केस, दोनों नजदीक लाए, ये बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। ये वाला फील्ड लेफ्ट में, ये वाला फील्ड राइट में, आप तो माइनस प्लस से समझ लो। ये वाला फील्ड, इसका फील्ड लेफ्ट में, इसका फील्ड राइट में, तो ये माइनस का फील्ड, ये प्लस का फील्ड। तो इसके दाएं ओर आने से माइनस में प्लस जुड़ जाएगा, तो माइनस में प्लस जुड़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो फ्लक्स घट जाएगा। फ्लक्स के घटने से प्रेरित धारा उसे बढ़ाना चाहेगी तो धारा बढ़ जाएगी। जब ये दूर जाएगा, जब ये दूर जाएगा तो माइनस में जुड़ने वाला फ्लक्स, माइनस में जुड़ने वाला प्लस घट जाएगा, माइनस में जुड़ने वाला प्लस घट जाएगा। यानी पहले +10 हो रहा था तो अब +8 ही हो रहा है, +7 ही हो रहा है। तो माइनस में जुड़ने वाले प्लस को छोटा करता जाऊं तो वैल्यू तो बढ़ती ही जाएगी ना, तो फ्लक्स बढ़ेगा। इस केस में इसको दूर ले जाने से यहां फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित धारा उसको घटाने की कोशिश करेगी, तो इसकी विपरीत धारा पैदा हो जाएगी, तो ओवरऑल धारा घट जाएगी, इसलिए धारा घट रही। ओके बच्चों, बच्चों एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर। इस सवाल में अपने को इस लूप में अलग अलग पार्ट में अलग अलग करना है। सबसे पहला सवाल जो है उसमें इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा अपने को देखनी है। बच्चों यहाँ पर जो है ना वो करंट इंक्रीज हो रही है। ये जो करंट है ये टाइम के साथ बढ़ रही है। तो आप नोटिस करिए कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवार्ड है, अंदर की ओर है, और ये करंट बढ़ रही है, तो इसका अंदर की ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। पहली चीज़ तो अंदर होगा और बी होगा, और ये इंक्रीज होगा इसकी वजह से, और इसको इंक्रीज ये हो रहा है, अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ प्रेरित धारा इसको घटाना चाहेगी, और प्रेरित धारा घटाने के लिए प्रेरित धारा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी तो अंदर की तरफ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज बहेगी तो बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हमारा जवाब हो जाएगा। तो फिर से समझ लें मैंने क्या किया है। करंट इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो प्रेरित धारा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए धारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, दूसरे वाले केस में अगेन हमें इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा देखनी है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें से बहने वाली धारा तो है कांस्टेंट, परंतु इस लूप को हम v स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस लूप को अगर हम v स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं तो ये लूप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। b इधर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो इस कारण से इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो घटेगा, और अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा तो उस स्थिति में प्रेरित धारा उस फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगी। अब सवाल यह है कि, और बी किधर की तरफ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस का है, तो इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स अंदर है और घट रहा है, अंदर है और घट रहा है, तो प्रेरित धारा उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो धारा इस प्रकार बहेगी कि उसका खुद का फ्लक्स भी अंदर की तरफ ही आए, इसके सपोर्ट में आना चाहिए। सपोर्ट में आने के लिए धारा क्लॉकवाइज बहेगी, तो ये प्रेरित है। तो प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी।
यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो अंदर की तरफ है और बी इंक्रीजिंग नेचर का है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है पहले से और बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रहा है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स इनवर्ड है और इंक्रीजिंग नेचर का है। तो प्रेरित धारा क्या चाहेगी, उस फ्लक्स को घटाना चाहेगी। तो फ्लक्स को घटाने के लिए बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा करना पड़ेगा उसको, और बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा करने के लिए धारा को एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा। तो प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब अगर धारा यहां से यूं बह रही है, इस बात का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यूं बह रहे हैं, तो इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाली प्लेट पे आ जाएंगे। तो ये माइनस पे आ जाएगी प्लेट और ये प्लस पे आ जाएगी। ये वाली प्लेट माइनस पर और ये वाली प्लेट प्लस पर आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया है। उन्होंने पूछा है कि दोनों प्लेटों पर आने वाले आवेश की जो नेचर होगी वो किस प्रकार की होगी अगर यहाँ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रहा है। बच्चों, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ रहा है तो अंदर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो समय के साथ बढ़ेगा। उस फ्लक्स को घटाने के लिए प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी ताकि उसका फ्लक्स बाहर निकल जाए। प्रेरित धारा का फ्लक्स बाहर होगा तो वो धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उस प्लेट पे आएंगे, वो आएंगे तो माइनस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम है और इलेक्ट्रॉन बीम दाईं ओर बह रही है और साथ में लिखा है उनकी स्पीड बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन बीम दाईं ओर है और उसकी स्पीड बढ़ रही है। इस बात का अर्थ क्या है, स्पीड बढ़ रही है यानी कि धारा का मान बढ़ रहा है, पर धारा की दिशा किधर की तरफ आएगी, लेफ्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो उसके संगत धारा लेफ्ट में आएगी। तो एक तरीके से करंट की डायरेक्शन हो गई हमारे पास लेफ्ट में और करंट बढ़ती हुई प्रवृत्ति की हो गई। तो उस स्थिति में इस धारा का जो फ्लक्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा और इंक्रीजिंग नेचर का होगा और अंदर की तरफ होगा। तो आप सोचिए अगर फाई है क्रॉस का और बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा क्या करेगी, उस फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगी। तो प्रेरित धारा का जो फ्लक्स है वो इसको कम करने का प्रयास कर रहा है और ये फ्लक्स अंदर है, तो प्रेरित धारा का फ्लक्स किधर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो आई इंड्यूस्ड। अब आते हैं यहाँ पर, बट इसमें ध्यान से नोटिस करिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था या पॉजिट्रॉन है। यहाँ पॉजिट्रॉन बीम है और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसके संग ये जिधर धनात्मक आवेश जिधर बहता धारा भी उधर ही ली जाती है। तो धारा इधर आई और स्पीड कम हो रही है तो धारा कम हो रही है, एक तरीके से धारा घट रही है। और धारा का घटने का अर्थ ये है, और आगे वाली धारा का जो फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ होगा और धारा घट रही तो इसका फ्लक्स घटेगा। तो प्रेरित धारा इस बाहर वाले फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगी तो प्रेरित धारा का फ्लक्स बाहर की तरफ आना चाहिए, और प्रेरित धारा का फ्लक्स बाहर आए इसके लिए धारा को एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा। तो ये प्रेरित धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने लिखा है अल्फा बीम है। अल्फा बीम अल्फा प्लस का होता है, अपन जानते हैं। तो उसके संगत धारा आगे हो गई, V कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट हो गई। I कांस्टेंट होने से यहाँ पर जो फाई है वो कांस्टेंट हो गया, इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये नो EMI, तो I बराबर 0 होगा। इस वाले लूप में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी, ये मतलब है बच्चों। कुछ सवाल मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर। देखिए पहला सवाल क्या है, कुंडली और मैग्नेट एक दूसरे की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहे हैं।
तो कुंडली में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ 16 मिली वोल्ट है। ये मैग्नेट है, तो कुंडली में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ 16 मिली वोल्ट है। अब सवाल यह है कि अगर ये 5 और 3 से ही चले लेकिन समान दिशा में चले तो कुंडली में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या होगा। बच्चों, जो समझने की बात है वो ये है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रिलेटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं E2 बाई E1। पहले केस में वी रिलेटिव कितना हो गया, 5 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो 8 हो गया, और दूसरे केस में 5 और 3 सेम डायरेक्शन में तो 2 हो गया वी रिलेटिव, तो 2 बाई 8 यानी कि 1/4। तो E2 इक्वल टू ये दे रखा है 16 मिली वोल्ट अपॉन 4, तो 4 मिली वोल्ट का जवाब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर एक और सवाल हमसे पूछा है कि किसी कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका समय के साथ परिवर्तन चित्रानुसार हो रहा है। अब अपने को उस कुंडली में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का टी के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। बच्चों, ये बराबर होता है माइनस d∅/dt। d∅/dt का मतलब स्लोप हो गया है, यहाँ पर का मतलब स्लोप हो गया, ढाल। तो इसका ढाल प्लस का है और नियत है, तो यहां से लेकर यहां तक ढाल प्लस का और नियत है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 0 से लेकर T1 ढाल प्लस का और नियत है, प्लस का और नियत है तो माइनस से गुणा होकर माइनस का नियत हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। यहां पर ढाल 0 है तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। तो T1 से T2 तक ईएमएफ 0 रहेगा। T2 से T3 तक ढाल माइनस का है और नियत है, माइनस का नियत तो माइनस के साथ मिलकर प्लस का नियत हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ ये आ जाएगा। तो ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ इस प्रकार का रहेगा। एक और सवाल मैंने यहाँ लिखा है। इस सवाल में बच्चों एक कुंडली है वृत्ताकार जिसमें फेरों की संख्या 50 है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। बच्चों, जो प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 टेस्ला का है और 3.1 सेकंड के अंतराल के बाद चुंबकीय क्षेत्र 4 टेस्ला का हो गया। तो अपने को उत्पन्न ईएमएफ का मान पता लगाना है। उत्पन्न ईएमएफ कैसे पता लगाया जाएगा? सबसे पहले अपन अगर हम बात करें फाई की, तो फाई अगर हम देखें तो फाई इनिशियल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा B इंटू ए के बराबर। B का मान है 2 टेस्ला इंटू एरिया, एरिया हो गया अपना पाई आर स्क्वायर, आर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों, और एरिया बाहर और फील्ड अंदर है तो ये कोस पाई हो जाएगा साथ में। तो ये हो गया बच्चों 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ पाई वेबर माइनस में, माइनस का मतलब प्रवेश कर रहा है। इसी तरीके से फाइनल चुंबकीय क्षेत्र, फाइनल चुंबकीय क्षेत्र दुगना आ जाएगा इसका, फाइनल फ्लक्स दुगना आ जाएगा इसका, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र डबल हो चुका, बाकी चीजें यथावत है। अच्छा, एक और चीज रहेगा इसमें, फेरों की संख्या 50 है तो 50 से गुणा भी होगा, ये तो 50 से गुणा होगा तो ये वैल्यू अपने पास आएगी, ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी अपनी,
2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 400 इंटू 10 टू पावर -4। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। पाई वेबर। अब क्योंकि अगले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड डबल हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल होने से ये चीज़ दुगनी हो जाएगी। तो ये चीज़ दुगनी होने से 800 पाई इंटू 10 टू पावर -4 वेबर हमारा जवाब आएगा। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में आ जाएगा। माइनस का मतलब फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, फील्ड जिधर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उधर की तरफ ही आएगा। फील्ड अंदर है तो फ्लक्स भी अंदर, अंदर मतलब माइनस में घुस रहा है फ्लक्स। तो कोस पाई ले लिया अपन ने। ये चीज़ मैंने फाइनल वाली वैल्यू मैंने दोबारा डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें तो यथावत हैं कि फील्ड 2 टेस्ला से 4 टेस्ला हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं डेल फाई निकालूंगा तो डेल्टा फाई कितना हुआ हमारा, इसमें से उसको घटा देंगे तो ये हो गया -400 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। तो अपना ईएमएफ हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो 400 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी दिया हुआ है अपने को 3.14 सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गया अपने पास। तो ई आ जाएगा बच्चों 40 मिलीवोल्ट। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बच्चों, अब जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है स्व प्रेरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब इसका अर्थ क्या होता है, स्व प्रेरण क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। हमने एक कुंडली ली जिसमें फेरों की संख्या n है और उससे कुल गुजरने वाला जो फ्लक्स है उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू फाई है और बंद परिपथ है ये। बच्चों, इस कुंडली से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें बहने वाली धारा की मात्रा क्या है। तो फाई को हम सीधे कह सकते हैं कि फाई सीधे समानुपाती है आई के, और फाई समानुपाती है आई के, तो फाई इक्वल टू एल आई। और ये जो एल है ये एक समानुपातिक स्थिरांक है जो इस कुंडली की डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और उस एल को हम कहते हैं कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व। इस एल को हम कहते हैं। अब ये एल क्या निरूपित करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है इसका, वो समझने की बात है। एक्चुअली जब हम किसी कुंडली में से धारा परिवर्तित करेंगे, अगर मैं इस कुंडली में से बहने वाली धारा को चेंज करता हूं तो कुंडली उस धारा के कारण फ्लक्स बदलेगा और कुंडली उस फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध दर्शाएगी। कुंडली उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध दर्शाएगी। फ्लक्स अगर घट रहा है तो उसको घटने से रोकेगी और बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगी। तो यह कहलाता है स्व प्रेरण। तो स्व प्रेरण क्या है कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा को अगर परिवर्तित किया जाए तो उसके कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, तो स्वयं की धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होगा। यह घटना कहलाती है स्व प्रेरण। और यह घटना कितनी उत्पन्न होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये स्व प्रेरण गुणांक निर्धारित करेगा। कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक ये निर्धारित करेगा कि यह घटना कम उत्पन्न होगी या ज्यादा उत्पन्न होगी। एक और चीज, जो एल है वो कुंडली के डिजाइन पर डिपेंड करता है
कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुंडली का रेडियस कितना है, कुंडली की लेंथ कितनी है, ये सब चीजें डिसाइड, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कितना होगा। और स्व प्रेरण गुणांक ये निर्धारित करेगा कि कुंडली उससे गुजरने वाले फ्लक्स का कितना विरोध करेगी। इस बात को समझिए, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। तो अच्छा, कोई भी नई चीज हम देखें तो उसकी यूनिट जरूर अपन समझ लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस जो है ना वो हेनरी होती है, जिसे हम कैपिटल एस से भी लिख देते हैं। तो 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, और 1 वेबर का मतलब होता है न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज समझ लें आप, F बराबर ILB, तो B की यूनिट होती है टेस्ला। तो 1 टेस्ला को अपन 1 न्यूटन इंटू एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। और दूसरा फाई होता है BA। तो 1 वेबर को हम लिखना चाहते हैं तो B को A के साथ A यानी एरिया मीटर स्क्वायर से गुणा करिए, तो न्यूटन इंटू मीटर बाय। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, N के रूप में लाने का। अब आप सोच रहे हो मैं न्यूटन की फॉर्म में क्यों लाना चाहता हूं चीज को? कारण है क्योंकि हमें न्यूटन की मतलब हमें फोर्स की डायमेंशंस इजी वे में याद रहती है। फोर्स की डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2, ये फोर्स की डायमेंशंस है। तो आप सोचिए कितनी आसानी से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तो यूनिट है ना ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकालना कितना आसान हो गया। न्यूटन यानी फोर्स की आपको पता है, एम्पियर करंट की हो गई, और मीटर लेंथ की हो गई। क्या बात है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस लिखना भी कितना आसान है हमारे लिए, वेरी इजी। कैसे? समझिए, न्यूटन यानी फोर्स की पता ही है आपको, मीटर यानी लेंथ की पता ही है आपको, एम्पियर यानी करंट की पता ही है आपको, हो गया अपना काम। तो न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट, और फोर्स के डायमेंशंस याद रखने से हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। इसलिए फोर्स के डायमेंशंस जरूर से याद रखिए। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए फोर्स के डायमेंशंस। ओके, तो L को कहेंगे हम स्वप्रेरण गुणांक। 1 हेनरी का मतलब हो गया 1 वेबर पर एम्पियर, और 1 वेबर पर एम्पियर को मैं 1 न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब एक और चीज बच्चे समझ लो, बच्चों समझ लीजिए, फाई है LI के इक्वल, और E होता माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस L डी आई बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं L को लिखूं तो मैं मॉड E अपॉन मॉड डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं। क्या अर्थ है इस बात का? कि यदि धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर है पर सेकंड है, यदि धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, और उसके कारण से उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। 1 हेनरी की परिभाषा क्या है बच्चों? कि यदि कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, और उस कारण से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो इस बात का अर्थ है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। अब यहां पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक। बहुत आसान लिखना। L क्या होता है? फाई अपॉन आई। तो पहले फाई लिख लें। परिनलिका में मान लीजिए फेरों की संख्या कितनी है? N। एक फेरे से कितना फ्लक्स गुजरेगा? B इंटू ए। B का मान कितना होगा? म्यू एन आई। A का मान कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो फाई का मान आ गया हमारे पास, और फाई बराबर होता है LI। तो I का जो गुणांक होगा वही तो L को बताएगा। तो I का गुणांक देख लो यहाँ पर, ये I का गुणांक
ये पूरी मात्रा I के गुणांक की है, तो कुंडली परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई एल। पाई आर स्क्वायर क्या है, परिनलिका का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या है, परिनलिका में कुल फेरों की संख्या, और एल परिनलिका की लंबाई। मैं यहाँ पर चित्र की सहायता से और आपको लिख देता हूं ताकि आपको चीजों को समझना आसान रहे। ये एल, ये त्रिज्या और कुल फेरों की संख्या एन। एन है कुल फेरों की संख्या, आर है परिनलिका की त्रिज्या, एल परिनलिका की लंबाई है। नॉट, अगर हमने परिनलिका के अंदर कोई मटेरियल फिल कर रखा है, कोई मटेरियल हमने फिल कर रखा है, तो उस स्थिति में एल हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। रिलेटिव परमेबिलिटी भी आ जाएगी, अपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की, जो भी पदार्थ हम भरेंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई एल। बच्चों मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिया है सोलेनॉइड का। कुल फेरों की संख्या सोलेनॉइड में 240 है, लंबाई उसकी 12 सेंटीमीटर है, आर उसकी 2 सेंटीमीटर है, और सोलेनॉइड से बहने वाली धारा में परिवर्तन की दर 0.8 एम्पियर पर सेकंड है। तो हमें पता लगाना है कि सोलेनॉइड के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो मात्रा है वो कितनी होगी। बात को ध्यान से समझिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मोड होगा L डी बाई डी टी। L अपन जानते हैं म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर, और मॉड डी बाई डी टी तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। इसको हम जानते हैं, ये होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एन, यानी कि 240 है। एल 12 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 12 इंटू 10 की घात -2 हो गया एसआई पद्धति में, इंटू पाई इंटू आर। आर दिया हुआ है बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर लंबाई हो गई त्रिज्या की, इंटू डी आई बाई डी टी का मान दिया हुआ है 0.8। बच्चों यहाँ आएगा पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर को आप लगभग 10 के बराबर मान सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन को जब हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है 6 इंटू 10 की घात -4 वोल्ट, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट, ये वैल्यू अपने निकल के आएगी। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।